नमस्कार दोस्तों। जिम्बाब्वे को 76 रनों से बुरी तरह शिकस्त देने के बाद अब हमारी टीम इंडिया की अगली भिड़ंत होने जा रही है वेस्ट इंडीज से। और दोस्तों यकीन मानिए, ये मुकाबला बिल्कुल भी साधारण नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से करो या मरो की जंग साबित होने वाला है। क्योंकि अगर इस मैच में जरा सी भी चूक हुई तो वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का सपना टूट सकता है। इसलिए इस बार न कोई ढिलाई होगी, न कोई एक्सपेरिमेंट, सीधा और साफ सिर्फ जीत का मिशन। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस अहम मुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस टीम में ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिन्होंने फैंस को चौंका कर रख दिया है। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें बाहर बैठना पड़ा है, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों की दमदार वापसी कराई गई है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा झटका लगा है तिलक वर्मा समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को, जिन्हें इस बेहद अहम मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह समेत 4 खिलाड़ियों की टीम में जोरदार वापसी हुई है, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आग उगलते हुए नजर आ सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी रणनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। बल्लेबाजी क्रम को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक बनाया गया है, मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी गई है, गेंदबाजी आक्रमण में और ज्यादा धार लाई गई है और फील्डिंग में चुस्ती फुर्ती पर खास फोकस किया गया है। टीम मैनेजमेंट ये अच्छी तरह समझ चुका है कि वेस्ट इंडीज जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ आधी अधूरी तैयारी से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हर विभाग में संतुलन और आक्रमण का जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। इस मैच में हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी बेहद अहम होगी, चाहे वो ओपनर हो या फिनिशर, पावर प्ले हो या डेथ ओवर, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई है। अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से टिके रहना है, तो ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक सोच और गौतम गंभीर की रणनीतिक चालें मैदान पर कितना असर दिखाती हैं, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए आखिर किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिला है, किसे बाहर बैठना पड़ा है और क्या है वो मास्टर प्लान जो इस मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के दीवाने हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टीम इंडिया को पूरा सपोर्ट जरूर दीजिए। लेकिन दोस्तों, प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से पहली गेंद डाली जाएगी, क्योंकि असली फैन वही होता है जो मैच का हर अपडेट पहले से जानकर बैठता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस महामुकाबले का पूरा शेड्यूल, मैच का वेन्यू और साथ ही ये जानकारी भी कि आप इस मुकाबले को लाइव कहां और कैसे देख सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण किस चैनल पर होगा और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अपने मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर इस मैच का भरपूर मजा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में कोई भी सच्चा फैन एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहता। इसी वजह से इस वीडियो में आपको लाइव ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जरूरी और सटीक जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। जानेंगे कि इतिहास में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, किसने ज्यादा मुकाबले अपने नाम किए हैं और बड़े बड़े मौकों पर आखिर किस टीम ने बाजी मारी है। क्योंकि दोस्तों, क्रिकेट में इतिहास हमेशा आने वाले मुकाबले की दिशा दिखाता है और जब आंकड़े सामने आते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पिच रिपोर्ट का पूरा और गहराई से किया गया विश्लेषण। जानेंगे कि जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा, वहां की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित होती है या फिर गेंदबाजों को वहां भरपूर मदद मिलती है। और अब दोस्तों, पूरे जोश के साथ आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला 1 मार्च को शाम 7 बजे से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। जबकि मैच से ठीक पहले शाम 6:30 बजे टॉस होगा, जिसकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देगी। यानी शुरुआत से लेकर अंत तक माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज रहने वाला है। अगर आप इस मैच को लाइव देखने के लिए बेकरार हैं, तो आप इसे अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। वहीं टीवी पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस पहलू की जहां से असली रोमांच शुरू होता है, यानी दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत को सिर्फ 1 मैच में जीत नसीब हुई है, जबकि वेस्ट इंडीज ने 3 मुकाबलों में बाजी मारी है। बाकी मैचों की अपनी अलग अलग कहानियां रही हैं। यानी वर्ल्ड कप के मंच पर आंकड़े फिलहाल वेस्ट इंडीज के पक्ष में झुकते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि इस मुकाबले का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 19 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम 10 मुकाबले जीत पाई है और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका। यानी कुल मिलाकर समग्र टी20 रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ इस अहम मुकाबले के लिए चुनी गई है। दोस्तों प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 मैचों से लगातार फ्लॉप होने के बाद आखिरकार वही धमाका देखने को मिला जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा था। हम बात कर रहे हैं उस तूफानी पारी की जो अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली और आलोचकों की बोलती पूरी तरह बंद कर दी। दोस्तों सिर्फ 30 गेंदों में 55 रन ठोककर उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया कि फॉर्म भले ही अस्थायी हो, लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती है। पिछले कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला जरूर खामोश था, टाइमिंग साथ नहीं दे रही थी और कई शॉट सीधे फील्डरों के हाथों में जा रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की है वो न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि पूरी तरह से जबरदस्त भी है। शुरुआत से ही उनका इरादा आक्रामक साफ नजर आ रहा था। गेंदबाज चाहे तेज हों या स्पिनर, उन्होंने किसी को भी सेट होने का मौका नहीं दिया। क्रीज पर उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, फुटवर्क शानदार था, शॉट सिलेक्शन बेहतरीन था और हर बाउंड्री के साथ उनका जोश 2 गुना होता नजर आया। दोस्तों यही वो अभिषेक शर्मा है जिन्हें फैंस देखना चाहते हैं, जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल दें और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दें। अब उम्मीद यही की जा रही है कि ये पारी सिर्फ एक झलक बनकर न रह जाए, बल्कि आने वाले हर मुकाबले में इसी तरह का निरंतर और भरोसेमंद प्रदर्शन देखने को मिले, क्योंकि टीम इंडिया को एक ऐसे ओपनर की जरूरत है जो शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बना सके। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये मुकाबला और भी ज्यादा बड़ा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे में अगर अभिषेक शर्मा इसी लय और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की रातें सच में मुश्किल हो सकती हैं। दोस्तों जब कोई युवा खिलाड़ी आलोचनाओं से सीख लेकर अपने बल्ले से जवाब देता है तभी वो असली चैंपियन बनता है, और आज अभिषेक शर्मा ने ठीक यही कर दिखाया है। अब फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वो इस आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखते हैं और क्या वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अपने बल्ले से ऐसा ही तूफान खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि अगर पावर प्ले में अभिषेक का बल्ला चल गया तो मैच का रुख शुरुआत में ही भारत के पक्ष में जा सकता है। इसके बाद दोस्तों प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संजू सैमसन को भी पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ खुद को साबित करने का अवसर मिला था। भले ही वो बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की उसने ये साफ कर दिया कि ये खिलाड़ी मौके की अहमियत समझता है। दोस्तों सिर्फ 15 गेंदों में 24 रन की तेज तर्रार और इम्पैक्टफुल पारी खेलकर संजू ने मैच की रफ्तार को पूरी तरह बदलने का काम किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, हर शॉट में टाइमिंग थी और इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, क्रीज पर टिके रहना नहीं बल्कि टीम के लिए तेजी से रन बटोरना। कई बार क्रिकेट में आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते और संजू सैमसन की ये पारी भी कुछ ऐसी ही थी। पारी छोटी जरूर थी लेकिन असरदार थी। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए, गैप तलाशे, दबाव को तोड़ा और विपक्षी गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों संजू सैमसन हमेशा से ही एक आक्रामक और निडर बल्लेबाज रहे हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरती है और फील्डिंग करने वाली टीम बस देखती रह जाती है। अब उनका अगला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ है, जो और भी बड़ा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। अगर संजू को ऊपर के क्रम में थोड़ा सा भी समय मिल गया तो वो मैच का रुख पूरी तरह पलट सकते हैं। दोस्तों उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस निरंतरता की। और अगर वो उसी आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं जैसा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखाया था, तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि क्या संजू सैमसन एक बार फिर अपने बल्ले से जोरदार जवाब देंगे और टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ईशान किशन इस वक्त जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं और उनका आत्मविश्वास मैदान पर साफ झलक रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने हर फैन का दिल जीत लिया। दोस्तों सिर्फ 24 गेंदों में 38 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर ईशान किशन ने यह साबित कर दिया कि उनमें शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने की पूरी काबिलियत है। क्रीज पर आते ही उनका इरादा बिल्कुल साफ था, रुकना नहीं है, सिर्फ वार करना है। हर ढीली गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के पार पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर भी रन निकालकर दबाव पूरी तरह विपक्षी टीम पर डाल दिया।
यही तो खासियत है ईशान किशन की, वो मैच का टेम्पो बदलना बखूबी जानते हैं। अगर पावर प्ले में उनका बल्ला चल गया तो स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और विपक्षी टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर चली जाती है। दोस्तों, अब सामने है वेस्ट इंडीज जैसी बेहद खतरनाक टीम, और मुकाबला इसलिए और भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ये जीत टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह को मजबूत कर सकती है। ऐसे में ईशान किशन की भूमिका कई गुना बढ़ जाती है। टीम को उनसे एक तेज और आक्रामक शुरुआत की उम्मीद होगी ताकि मिडिल ऑर्डर बिना किसी दबाव के खुलकर अपना खेल दिखा सके। ईशान किशन के पास आक्रामक शॉट्स की कोई कमी नहीं है। वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बराबर सहज नजर आते हैं। जब वो लय में होते हैं तो गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ तक भूल जाते हैं। दोस्तों, यही वो समय होता है जब बड़े खिलाड़ी आगे आते हैं और टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। अगर ईशान किशन इस मुकाबले में उसी आक्रामक अंदाज में उतरते हैं और एक बड़ी पारी खेल जाते हैं तो भारत की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। हर फैन की नजरें उनके बल्ले पर टिकी होंगी कि क्या वो एक बार फिर धमाका करेंगे और टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आपको याद दिला दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उसने ये साबित कर दिया था कि क्यों उन्हें आधुनिक T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। दोस्तों, सिर्फ 13 गेंदों में 33 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने मैच का पूरा माहौल ही बदल दिया था। क्रीज पर कदम रखते ही उनका इरादा बिल्कुल साफ था, गेंदबाजों को किसी भी तरह की राहत नहीं देनी है। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, कभी कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव, कभी स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा हुआ फ्लिक और कभी विकेट के पीछे से खेला गया अप्रत्याशित शॉट। हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास और क्लास साफ झलक रही थी। यही तो सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी खासियत है। वो पारंपरिक शॉट्स के साथ साथ ऐसे अनोखे एंगल से रन बटोरते हैं कि फील्डिंग करने वाली टीम सिर्फ हैरान रह जाती है। दोस्तों, अब सामने है वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये अहम मुकाबला, जो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया की प्रतिष्ठा और आगे की राह तय करने वाला संघर्ष है। ऐसे में कप्तान होने के नाते सूर्य कुमार यादव की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उनसे उम्मीद होगी कि वो बल्ले से फिर वही तूफानी अंदाज दिखाएं और साथ ही अपनी कप्तानी से भी रणनीतिक कमाल करें। सही समय पर गेंदबाजी बदलाव, आक्रामक फील्ड सेटिंग और खिलाड़ियों में जोश भरना, ये सब उनकी भूमिका का अहम हिस्सा है। दोस्तों, जब कप्तान खुद सामने से लड़ता है तो पूरी टीम का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। अगर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर उसी लय में नजर आए और एक बड़ी पारी खेल गए तो वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब फैंस की निगाहें उनके बल्ले और उनके फैसलों पर टिकी हैं कि क्या वो इस अहम मुकाबले में बल्ले और दिमाग दोनों से तहलका मचाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तिलक वर्मा पिछले कई मुकाबलों से वर्ल्ड कप में उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पा रहे थे। उनका बल्ला पूरी तरह खामोश चल रहा था, टाइमिंग उनका साथ नहीं दे रही थी और हर पारी के बाद सवालों की आंधी उठने लगी थी। आलोचक पूछने लगे थे कि क्या वो बड़े मंच के दबाव को झेल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल वक्त में झुकता नहीं बल्कि सीना ठोक कर जवाब देता है, और तिलक वर्मा ने बिल्कुल यही करके दिखाया। दोस्तों, सिर्फ 16 गेंदों में 44 रन ठोककर उन्होंने अपने फॉर्म में ऐसी जबरदस्त वापसी की कि देखने वाले दंग रह गए। क्रीज पर कदम रखते ही उनका इरादा बिल्कुल साफ था, अब इंतजार नहीं करना है, अब सिर्फ हमला करना है। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। गेंदबाज चाहे स्पिनर हो या तेज, किसी को भी लय में आने का मौका नहीं दिया। हर ढीली गेंद पर करारा प्रहार किया और अच्छी गेंदों पर भी गैप निकालकर रन बटोरे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोस्तों, उस पारी में सिर्फ रन नहीं थे, उसमें जज्बा था, भूख थी और खुद को साबित करने की आग थी। जब टीम को तेजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और मैच का टेम्पो पूरी तरह बदल दिया। अब सामने है वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ा मुकाबला और एक बार फिर उम्मीदें उन्हीं पर टिकी होंगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में टीम को स्थिरता भी चाहिए और आक्रमण भी। अगर तिलक वर्मा उसी निडर अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बड़े शॉट लगाते हैं और दबाव को मौके में बदलते हैं, तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। क्रिकेट में एक शानदार पारी आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचा देती है, और जब कोई युवा खिलाड़ी लय में आ जाता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या तिलक वर्मा अपनी इस धमाकेदार वापसी को निरंतरता में बदलते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ भी बल्ले से आग उगलेंगे और टीम इंडिया को मजबूती देते हुए ये साबित करेंगे कि वो बड़े मैचों के असली खिलाड़ी हैं।
वहीं दोस्तों इसके बाद प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने किस तरह विस्फोटक बल्लेबाजी का तूफान खड़ा किया था। सिर्फ 23 गेंदों में 50 रन ठोककर उन्होंने मैच का पूरा रुख पलट दिया और ये साफ कर दिया कि जब वो मूड में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं। क्रीज पर आते ही उनका इरादा बिल्कुल साफ था, रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी। हर ओवर में बड़े शॉट, मैदान के चारों तरफ बेखौफ स्ट्रोक और ऐसा आत्मविश्वास कि विपक्षी टीम पूरी तरह दबाव में आकर गलतियां करने लगी। दोस्तों यही असली हार्दिक पांड्या है, जो कुछ ही गेंदों में मुकाबले को एक तरफा बना देते हैं। उनकी टाइमिंग शानदार थी, ताकत साफ झलक रही थी और उनका एटीट्यूड बता रहा था कि वो बड़े मंच के लिए ही बने हैं। हालांकि अगर गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 3 ओवर में 21 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों क्रिकेट सिर्फ विकेटों का खेल नहीं होता, कई बार आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। हार्दिक ने रन गति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और कप्तान को एक अहम विकल्प जरूर दिए। अब सामने है वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो वाला मुकाबला, जहां जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। और ऐसे मुकाबले में हर खिलाड़ी को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। ऐसे में हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर भी हैं। अगर हार्दिक एक बार फिर बल्ले से वही तूफानी अंदाज दिखाते हैं और गेंद से भी सही समय पर ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो वेस्ट इंडीज की कमर सच में टूट सकती है। दोस्तों बड़े मैच हमेशा बड़े खिलाड़ियों को पुकारते हैं और हार्दिक पांड्या को ऐसे ही दबाव भरे पलों का हीरो माना जाता है। फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं कि वो एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से मैदान में आग लगा देंगे और टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे बढ़ाते हुए ये साबित कर देंगे कि असली मैच विनर कौन होता है। वहीं दोस्तों इसके बाद प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें शिवम दुबे की तो ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन और दमदार ऑलराउंडर विकल्प माने जाते हैं। लंबा कद, जबरदस्त ताकत और बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। हालांकि पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से फैंस उनके बल्ले की ताकत नहीं देख सके। गेंदबाजी में भी वो थोड़े महंगे साबित हुए, कुछ ओवरों में रन ज्यादा निकल गए और वो पूरी तरह लय में नजर नहीं आए। लेकिन दोस्तों एक मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी को आंकना सही नहीं होता, खासकर तब जब उसके अंदर मैच पलटने की जबरदस्त क्षमता मौजूद हो। शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में खेल का रुख बदल सकते हैं। अगर उन्हें क्रीज पर समय मिल गया तो वो खास तौर पर स्पिनरों पर भारी पड़ते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता साफ झलकती है और वो दबाव की स्थिति में भी निडर होकर शॉट खेलते हैं। अब सामने है वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहद अहम मुकाबला और ये मैच टीम इंडिया के लिए काफी निर्णायक है। ऐसे में शिवम दुबे की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि एक ऑलराउंडर ही टीम को सही संतुलन प्रदान करता है। अगर वो बल्ले से एक तेज तर्रार पारी खेल जाते हैं और गेंद से भी अहम मौकों पर विकेट निकाल लेते हैं तो मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक सकता है। दोस्तों बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो आलोचनाओं का जवाब अपने प्रदर्शन से देते हैं। अब सभी की नजरें शिवम दुबे पर टिकी होंगी कि क्या वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने धुआंधार खेल से तहलका मचाते हैं और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और संतुलन देने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिनकी मौजूदगी से टीम को गहराई और मजबूती मिलती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 4 ओवरों में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। आंकड़ों के लिहाज से ये प्रदर्शन भले ही साधारण लगे, लेकिन मैदान पर उनकी भूमिका सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं रहती। वो रन गति पर लगाम लगाते हैं, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और कप्तान को मिडिल ओवरों में एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान करते हैं। दोस्तों अक्षर पटेल की असली ताकत उनकी सटीक लाइन, सही लेंथ और लगातार दबाव बनाने की क्षमता है, जो बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होती है। वो बल्लेबाज को हर गेंद पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक तरफ किफायती गेंदबाजी और दूसरी तरफ अचानक विकेट निकाल लेने की कला, यही खूबी उन्हें खास बनाती है। और दोस्तों सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जरूरत पड़ने पर वो बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान देने की क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में आकर तेजी से रन जोड़ना, बड़े शॉट लगाना और स्कोर को सम्मानजनक या फिर चुनौतीपूर्ण स्तर तक पहुंचाना, ये सब उनके खेल का अहम हिस्सा है। अब सामने है वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहद अहम मुकाबला और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करके साफ संकेत दे दिया है कि उन पर भरोसा पूरी तरह कायम है। दोस्तों ऐसे बड़े मैचों में ऑलराउंडर की भूमिका कई गुना बढ़ जाती है। अगर अक्षर पटेल गेंद से ज्यादा असर डालते हैं, विकेट निकालते हैं और बल्लेबाजी में भी टीम के लिए कीमती रन जोड़ते हैं तो मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ सकता है। अब फैंस की उम्मीदें उन पर टिकी हैं कि क्या वो एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से तहलका मचाते हुए टीम इंडिया को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, अर्शदीप सिंह इस समय टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं और उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने प्रदर्शन से ये बात पूरी तरह साबित भी कर दी थी, जहां उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 24 रन देकर 3 बेहद अहम विकेट चटकाए और मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया है। दोस्तों, नई गेंद से उनकी स्विंग, बीच के ओवरों में उनकी मैच रीडिंग और डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने शुरुआत से ही दबाव बना दिया था। लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए और जैसे ही मौका मिला विकेट निकालकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। यही तो एक असली तेज गेंदबाज की पहचान होती है, जो सिर्फ रन नहीं रोकता बल्कि बड़े मौकों पर विकेट भी दिलाता है। अब सामने है वेस्टइंडीज जैसी ताकतवर टीम और ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद निर्णायक है। ऐसे में अर्शदीप सिंह की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। पावर प्ले में शुरुआती झटके दिलाना और डेथ ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना, दोनों जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर होंगी। दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर साफ कर दिया है कि इस युवा गेंदबाज पर उन्हें पूरा भरोसा है। अगर अर्शदीप एक बार फिर उसी आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, स्विंग और सटीकता के साथ बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं, तो वेस्टइंडीज के लिए रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब फैंस की नजरें उन पर टिकी हैं कि क्या वो एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से तहलका मचाते हुए टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे बढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन पिछले कुछ मुकाबलों में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था, खासकर जिम्बाब्वे के खिलाफ। उन्होंने 4 ओवरों में 35 रन खर्च कर वो उस धार के साथ गेंदबाजी करते नजर नहीं आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो 4 ओवरों में करीब 50 रन लुटा बैठे थे। लगातार 2 मुकाबलों में महंगे साबित होने के बाद टीम मैनेजमेंट ने बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करने का मन बना लिया। दोस्तों, बड़े टूर्नामेंट में हर मैच की अहमियत बहुत ज्यादा होती है और यहाँ भावनाओं से ज्यादा परफॉर्मेंस मायने रखती है। शायद यही वजह है कि अब टीम इंडिया ने जोखिम की बजाय अनुभव और नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाया है और कुलदीप यादव की टीम में वापसी कराई गई है। कुलदीप यादव को लंबे समय से एक खतरनाक और बेहद चतुर स्पिन गेंदबाज माना जाता है। उनकी कलाई की जादूगरी और घातक गुगली बल्लेबाजों को अक्सर पूरी तरह चकमा दे देती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली रहा है और कई मौकों पर उन्होंने कैरिबियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। दोस्तों, कुलदीप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट निकालने की मानसिकता के साथ गेंदबाजी करते हैं। मिडिल ओवरों में अगर कुलदीप ने एक बार लय पकड़ ली तो विपक्षी टीम का स्कोर वहीं थम सकता है। अब जब सामने वेस्टइंडीज जैसा आक्रामक बल्लेबाजी क्रम है तो कुलदीप यादव की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। उम्मीद यही होगी कि वो अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को उलझाएंगे, उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर करेंगे और टीम इंडिया को जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। अब सभी की नजरें इस बदलाव पर टिकी हैं कि क्या कुलदीप यादव अपनी वापसी को यादगार बनाते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेंगे और टीम को मजबूती देंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक और मैच पलटने वाले तेज हथियारों में से एक हैं। उनका प्रदर्शन लगातार हर मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा है। लगभग हर मैच में वो 2 से 3 विकेट चटकाकर विपक्षी बल्लेबाजी की कमर तोड़ देते हैं और शुरुआत से ही ऐसा दबाव बना देते हैं कि सामने वाला बल्लेबाज खुलकर सांस तक नहीं ले पाता। उनकी सटीक यॉर्कर इतनी घातक होती है कि बल्लेबाज का बल्ला नीचे आता है और उससे पहले ही गेंद गिल्लियां बिखेर चुकी होती है। उनकी धारदार बाउंसर सीधे बल्लेबाज के आत्मविश्वास पर सवाल खड़े कर देती है। वहीं डेथ ओवरों में उनका जबरदस्त नियंत्रण रन बनाने के हर रास्ते को बंद कर देता है। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्हें विकेट नहीं मिल पाए थे, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। जो लोग केवल स्कोरबोर्ड देखते हैं वे बुमराह के असली असर को समझ ही नहीं पाते। वो लगातार दबाव बनाकर दूसरे छोर से गेंदबाजों के लिए मौके तैयार करते हैं। यही तो असली चैंपियन की पहचान होती है कि शांत दिखने वाले मैच के बाद वो और भी ज्यादा आक्रामक होकर वापसी करता है। अब सामने है वेस्टइंडीज का बड़ा मुकाबला और टीम इंडिया को अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा से जबरदस्त उम्मीदें हैं। चाहे पावर प्ले में शुरुआती झटका देना हो या डेथ ओवरों में रन पर ताला लगाना, बुमराह हर जिम्मेदारी को एक चुनौती की तरह लेते हैं। उनकी एक सटीक यॉर्कर पूरा मैच पलट सकती है। उनकी तेज इन स्विंगर बल्लेबाजों की उम्मीदें तोड़ सकती है और अगर इस मुकाबले में उन्होंने लय पकड़ ली तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिके रहना किसी जंग से कम नहीं होगा। फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बुमराह अपने अनुभव, जुनून और आग भरे अंदाज से ज्यादा विकेट निकालकर भारत को जीत दिलाएंगे और एक बार फिर ये साबित करेंगे कि बड़े मंच पर असली गेम चेंजर वही हैं।
तो दोस्तों यही रहने वाली है वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11। इस टीम चयन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।